कभी सोचा है कि भारत के किसी जंगल में एक बाघ को बचाने की कोशिश का दुनिया के किसी दूसरे कोने में हुई एक बड़ी सी मीटिंग से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम पर्यावरण संरक्षण की इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाएंगे। ये एक ऐसा सफर है जहां हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर की बड़ी-बड़ी बैठकें, हमारे देश के कानून और जमीन पर चल रहे छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमें एक रोड मैप चाहिए। और हमारा ये रोड मैप टिका है 3 मजबूत पिलर्स पर, या कह लें 3 स्तंभों पर। यही हमें दिखाएंगे कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण के ये सारे प्रयास असल में काम कैसे करते हैं। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। सबसे पहला है द वर्ल्ड स्टेज, यानी विश्व पटल, जहां सारी दुनिया एक साथ आई। दूसरा है द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर, जहां भारत ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कानूनी ढाल तैयार की। और तीसरा, सबसे जरूरी, द ग्राउंड लेवल, यानी जमीनी स्तर, जहां इन कानूनों को असलियत में बदला गया। तो चलिए इस रोड मैप पर अपना सफर शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमारा सफर शुरू होता है पहले पिलर से, विश्व पटल। सोचिए, आखिर वो कौन सा मौका था जब दुनिया भर के देशों को ये एहसास हुआ कि भाई, पर्यावरण सिर्फ किसी एक देश का मसला नहीं है, ये तो हम सबकी, पूरी इंसानियत की एक साझा जिम्मेदारी है। इस नक्शे को देखिए, ये हमारी ग्लोबल जर्नी का पहला पड़ाव है। साल 1992, ब्राजील का रियो डी जेनेरियो, यहीं पर अर्थ समिट की नींव रखी गई। ये वो ऐतिहासिक पल था जब दुनिया ने पहली बार एक सुर में कहा कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ साथ चलना होगा। इसके बाद हमारा सफर पहुंचा 1997 में जापान के क्योटो, जहां क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। और फिर 2002 में हम पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का कॉन्सेप्ट सबके जहन में आया। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2012 में दुनिया फिर से रियो में इकट्ठा हुई, Rio+20 के लिए। ये देखने के लिए कि भाई 20 साल में हम कहां तक पहुंचे हैं। और इसके ठीक बाद 2013 में इंडोनेशिया के बाली में एक रोड मैप तैयार हुआ, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को एक मजबूत, ठोस शक्ल दी। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, भारत की पर्यावरण नीतियां। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में जो बड़े बड़े आइडियाज पर बात हो रही थी, उन्हें भारत ने जमीनी हकीकत में कैसे बदला? कैसे हमारे देश ने एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया, एक सुरक्षा कवच बनाया अपने पर्यावरण के लिए? देखिए, भारत में कंजर्वेशन की कहानी काफी पुरानी है। इसकी जड़ें जाती हैं 1952 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तक, जिसने हमारे जंगलों की रक्षा के लिए एक बेस तैयार किया। लेकिन असली गेम चेंजर आया साल 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में। ये जो आप हथौड़े और शील्ड का सिंबल देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सटीक है। इस कानून ने वाकई भारत के वन्य जीवों को एक मजबूत कानूनी ढाल दी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया, तो हमारी कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ी। सबसे पहले 1974 और 77 में हमने पानी को बचाने के लिए कानून बनाया, जैसा ये पानी की बूंद दिखा रही है। फिर 1981 में बारी आई हवा की, इस धुआं उगलती चिमनी की तरह। और फिर साल 2000 में नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी नियम बनाए गए। ये जो छाता आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खास कानून का प्रतीक है, 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसे भोपाल गैस त्रासदी की उस भयानक घटना के बाद लाया गया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या छाता विधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा छाता है जिसके नीचे पानी, हवा, जमीन यानी पर्यावरण का हर एक पहलू सुरक्षा के दायरे में आ जाता है। और यही बात इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। फिर आई 21वीं सदी और इसके साथ आया कंजर्वेशन का एक नया नजरिया। साल 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और नेशनल वाटर पॉलिसी पर फोकस किया गया। 2004 में एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई। और फिर 2006 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसने पहली बार उन आदिवासी समुदायों के अधिकारों को पहचाना जो सदियों से इन जंगलों को अपना घर मानते आए हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पिलर पर, जमीनी स्तर पर संरक्षण। ये वो जगह है जहां कानून और नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं रहते, बल्कि हकीकत में उतरते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के अनमोल वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए असल में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए गए। जब हम भारत की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले आते हैं यहाँ के राजसी बिग कैट्स।
एक तरफ देखिए एशियाई शेर की ये शाही शान, इसे बचाने के लिए 1972 में शुरू हुआ गिर लायन प्रोजेक्ट, और दूसरी तरफ है हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर। इसके लिए 1973 में दुनिया भर में मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं थे, ये भारत के कंजर्वेशन के इरादे का एक बड़ा ऐलान थे। लेकिन कंजर्वेशन सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहा था। 1975 में हमारी नजर हमारी नदियों और समुद्र तटों पर भी गई। देखिए इन तस्वीरों को, एक तरफ टोटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट। इन पहलों ने हमारे पानी के इकोसिस्टम में एक नई जान फूंकने का काम किया। अब बात करते हैं भारत के विशालकाय यानी मेगाफोना की। इन्हें भी तो सुरक्षा चाहिए थी। 1987 में एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए राइनो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और फिर 1992 में हमारे इन प्यारे हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। ये वाकई में बहुत जरूरी कदम थे। चलिए अब प्लेन से ऊपर चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर। यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम और दुर्लभ जानवरों को बचाने के लिए भी खास कोशिशें हुईं। साल 1970 में कस्तूरी मृग और हंगुल के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुए, और फिर 1996 में इस बेहद खूबसूरत और शर्मीले रेड पांडा को बचाने के लिए एक खास प्रोजेक्ट लाया गया। कुछ जानवर तो ऐसे थे जो विलुप्त होने की कगार पर ही पहुंच गए थे। उनके लिए इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन चलाने पड़े। जैसे 1977 में मणिपुर के थामीन डियर के लिए एक खास प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और 2006 में शुरू हुआ वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट गिद्ध, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम के साइलेंट क्लीनर्स हैं और इन्हें बचाना बहुत बहुत ज़रूरी था। तो हमने इन 3 पिलर्स के जरिए एक पूरा सफर तय किया है। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि इन सब का मतलब क्या है हमारे आने वाले कल के लिए, एक बैलेंस्ड फ्यूचर के लिए। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये हमारे पूरे सफर का एक निचोड़ है। एक नज़र में ये हमें दिखाती है कि कैसे 1952 की एक फॉरेस्ट पॉलिसी से शुरू हुई कहानी में धीरे धीरे नेशनल लॉज, ग्लोबल समिट्स और खास जानवरों के लिए बने प्रोजेक्ट्स जुड़ते गए, और कैसे इन सब ने मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाया। और जानते हैं इस पूरी कहानी का असली मकसद क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। इन सम्मेलनों, नीतियों और परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ नियम बनाना ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना है। यही सबसे बड़ी बात है। और आखिर में ये शांत और खूबसूरत जंगल की तस्वीर, ये हमें याद दिलाती है कि हमारा असली मकसद क्या है। यही बैलेंस हासिल करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सस्टेनेबल भविष्य बन सके। पर सवाल अब भी वही है, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए?